के दौरे पर है। ओवैसी ने राजस्थान में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। भरतपुर में की गई अपनी रैली में ओवैसी ने जुनैद और नासिर की मौत पर पीएम मोदी के साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। ओवैसी ने यहां हिंदू राष्ट्र और धर्म संसद समेत कई मुद्दों को उठाया, लेकिन सवाल यह कि क्या मातम में ओवैसी ने मौका ढूंढ लिया है? राजस्थान में ओवैसी फैक्टर किसे नफा पहुंचाएगा और किसे नुकसान, इसे समझने के लिए आप हमारी यह रिपोर्ट देखिए। ख्वाबों को अगर पूरा करना है, यकीनन ख्वाब देखो, मगर मुत्तहिद हो, इत्तेहाद पैदा करो। मंजलिस मजलूमों के साथ है, मंजलिस कमजोरों के साथ है। मंजलिस चाहती है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। ये रोने का वक्त नहीं है, उठो और अपने हक के लिए लड़ो। आप देश को बुलडोजर से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। आप सिर्फ तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप तीखे तेवर, तंज भरा अंदाज, लच्छेदार भाषण और कट्टरता वाला कार्ड। मजहब वाली मनमाफिक पिच मिले तो फिर हैदराबादी भाईजान सियासी बयानों के ऐसे ताबड़तोड़ शॉट मारते हैं कि हर गेंद बाउंड्री के पार जाकर गिरती है। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। ओवैसी भाईजान बिना वजह कहीं नहीं जाते। ओवैसी बगैर किसी मकसद के कुछ नहीं कहते। हैदराबादी भाईजान के हर एक्शन के पीछे होती है राजनीति। उठो और अपने हक के लिए लड़ो। आज असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में थे, जहां उन्होंने भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां ओवैसी भाईजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल तक पर निशाना साधा। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को अहमियत नहीं रखता, क्योंकि सब बराबर हैं। भरतपुर में ओवैसी कुछ तनाव में नजर आए। हैदराबादी भाईजान इसलिए एंग्री यंग मैन बने क्योंकि इस वक्त राजस्थान का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में मातम का माहौल है। हरियाणा में जलाकर मार डाले गए नासिर और जुनैद का परिवार गम में डूबा है। जाहिर है यह हत्याकांड ऐसा है जिससे मानवता शर्मसार हुई है, जो सांप्रदायिक से ज्यादा आपराधिक मामला है। लेकिन विडंबना देखिए, इस हत्याकांड पर भी भाईजान यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति दिखाई दे रही है। बीते 2 दिनों से इसके लिए वो माहौल बना रहे हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। बताओ ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। ओवैसी की इस कवायद का मकसद राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा बॉर्डर से लगे इलाके में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना है। असल में मेवात से राजस्थान के साथ हरियाणा के नूह, उन्हाना, फिरोजपुर, झिरका सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में चुनावी जमीन तलाश रहे ओवैसी के लिए यह इलाका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी राजस्थान की 40 मुस्लिम बहुल सीटों को टारगेट करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने 18 फरवरी को भरतपुर के कामा में रैली की तो 19 को टोंक में उनकी रैली है। ये दोनों ही सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। टोंक से इस वक्त सचिन पायलट विधायक हैं।
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में मुस्लिम जनसंख्या 9% से ज्यादा है। मुस्लिम यहां कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो राजस्थान चुनाव में ओवैसी कांग्रेस में सेंध लगाने के साथ साथ भाजपा से नाराज अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। AIM अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो वे कांग्रेस के लिए खतरा बन सकती है। अगर इतिहास देखा जाए तो अब तक करीब 40 सीटों पर 15 से 16 सीटों में मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी अब उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रहे हैं। जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है, अब उसका गणित भी समझ लीजिए। राजस्थान की इन 40 सीटों में से फिलहाल 33 पर कांग्रेस का कब्जा है और प्रदेश की सरकार बनाने के पीछे ये सीटें अहम रोल निभाती हैं। पिछले चुनाव में 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बीएसपी और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अभी बीएसपी और निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं। आपने ये देखा होगा कि अब ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी रहती है। इसकी वजह यही है कि ओवैसी खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ अब कांग्रेस पर भी हमलावर रहते हैं। इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था बताओ उस वक्त। और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे। सुना आपने, ओवैसी मुस्लिमों को अब कांग्रेस से रोमांस खत्म करने की नसीहत देते हैं। हालांकि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक देश का कोई भी टॉपिक हो, ओवैसी बहुत खुलकर बोलते हैं और ज्यादातर निशाने पर होते हैं संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन का जिक्र आपने किया, क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप करते हैं। अरे डिसएंगेजमेंट हुआ तो डी-एस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप करते हैं। 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों वीर चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। वो चाहे बॉर्डर के पार चीन का जिक्र हो या फिर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की बात, चाहे यूपी में कानपुर में बुलडोजर का मामला हो या फिर झारखंड के पलामू में शिवरात्रि के तोरण पर मचा बवाल, हर मुद्दे पर ओवैसी की कमेंट्री फुल ऑन रहती है। वो सरकारों पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बात अगर हिंदू मुस्लिम की हो तो फिर कहना ही क्या। तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। आप सिर्फ बर्बादी की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ बुलडोजर लगाएंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। कब तक आप ये बात करेंगे? क्या हासिल होने वाला है आपको? कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी तौर पे कुछ हासिल नहीं होगा। तेलंगाना में अब टाइम फिश हो जाएंगे, देखना आप। असल में मोदी की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के कमजोर होने से ओवैसी की आंखों में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब पल रहा है। वो अब खुद को क्षेत्रीयता की सीमा में कैद नहीं रखना चाहते। तेलंगाना से बाहर लगातार वो अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि वो हर उस जगह हाथ आजमा रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर की तादाद अच्छी खासी है। वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस के मुकाबले सीधे बीजेपी के साथ मुख्य लड़ाई में ला सके। आप पूरा बोलिए कि वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा, हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए।
ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। ये तो ओपन कॉल है ये। अब इस पर भी क्या एक्शन नहीं लेंगे वहां का बीजेपी की सरकार? सवाल यह है कि ओवैसी तो मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पर ओवैसी का कितना असर है यह समझना भी जरूरी है। ओवैसी 2004 से ही लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं, मगर इस तजुर्बे के बाद भी ओवैसी की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं आया है। 19 साल से मुसलमानों को भड़का रहे ओवैसी हैदराबाद से निकलकर जहां जहां गए उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तेलंगाना से निकलकर ओवैसी महाराष्ट्र गए, उसके बाद बिहार, फिर यूपी, बंगाल और गुजरात, लेकिन वो अब तक कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। कहीं उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला तो कहीं उनके जीते हुए विधायक ही पार्टी छोड़कर चले गए, या यूं कहें कि उनके अपने ही ओवैसी की बातों पर भरोसा नहीं कर पाए। गुजरात में ओवैसी ने कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी ले गई। यही वजह है कि ओवैसी अब जान गए हैं कि मुस्लिम वोटर्स के लिए उन्हें विकल्प नहीं, संकल्प तक का सफर तय करना है। ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ थालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन थालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को, और जो हजारों की तादाद में आज आप यहां पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? हैदराबादी भाईजान का ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि साल 2014 में मोदी की केंद्रीय राजनीति में आने के बाद ओवैसी को यह लगा था कि जिस तरह मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोदी राज में वो मुस्लिमों के मसीहा बन जाएंगे। लेकिन बीते 8 सालों में बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी ओवैसी के खाते में ऐसी कोई बड़ी कामयाबी दर्ज नहीं हुई है। उनके सपने टूटे ही हैं। ओवैसी ये भी जानते हैं कि उनके पास 1 साल यानी 2024 तक का वक्त है। अगर इस 1 साल में उन्होंने मुस्लिमों को पार्टी की जान नहीं बनाया तो भाईजान माइक पर खड़े होकर बोलेंगे तो, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जीतने वाले के साथ दुनिया खड़ी होती है और हारने वाले के साथ सिर्फ सहानुभूति होती है। ओवैसी की आप कोई भी सभा उठाकर देख लीजिए, उसमें वो मोदी पर जमकर निशाना साधते हैं। उनके भाषण के अधिकांश हिस्सों में मोदी का जिक्र होता है। इसके पीछे कारण यही है कि ओवैसी खुद को मोदी के मुकाबले पेश करना चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी ने आज तक अपनी जुबान से ओवैसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि दोनों का मुकाबला है भी नहीं। ओवैसी का बीपी इसलिए भी बढ़ा रहता है कि अब मुस्लिम भी धीरे धीरे मोदी योगी को पसंद कर रहे हैं। इन आंकड़ों में आप इस बात के सबूत देख भी सकते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिले, मगर 2014 में यही आंकड़ा 8% पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% मुसलमान मोदी के साथ खड़े रहे। अभी पसमानदा मुसलमानों का झुकाव मोदी की तरफ देखने को मिला है, क्योंकि मोदी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी का आक्रामक अंदाज खूब सुर्खियां बटोरता है। वो जब रॉ में होते हैं तो माहौल बनता है, हर बात सुनने लायक होती है। अपने दांव से वो कांग्रेस जैसी पार्टी को नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ खास अर्जित नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।